हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं सिविक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम कर चुके हैं चैप्टर 1 और 2। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 3 का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारे जो राज्य की सरकार होती है, वो कैसे काम करती है। अब स्टेट क्या होता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, पूरा जो देश है हमारा वो विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है और हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है और हर एक स्टेट में अलग अलग काम चल रहा होता है और अलग अलग गवर्नमेंट होती है वहाँ पर। ठीक है, एक सेंटर में गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट रहती है और फिर उसके नीचे स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स रहती हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। जो लेटेस्ट डेटा है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मिला दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट भी दिया गया है। तो पहले 29 स्टेट्स थी, अब 28 स्टेट्स हो गई हैं। पहले यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई थी, अब वो भी 2 मिलने की वजह से 8 हो गई है। तो अभी चलते हैं हम इस चैप्टर पे कि इस चैप्टर में क्या है। अब पहला हमारा टॉपिक है हु इज़ एन एमएलए। एमएलए कौन होता है? एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए क्या होता है, जो स्टेट होती है हमारी वो अलग अलग हिस्सों में बटी होती है, अलग अलग मतलब पार्ट्स में बटी होती है। एक स्टेट को कई कई एरियाज़ में बांट दिया जाता है और उन एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए मैप है। तो इस मैप में अलग अलग ये जो है दिखाने चाह रहा हूँ मैं कि अलग अलग ये स्टेट्स हैं, फिर उनके अंदर स्टेट्स के अंदर भी जैसे अलग अलग एरियाज बटे हुए हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। एक स्टेट हो गई, एक पूरा देश हो गया पहले तो, फिर उसके बाद स्टेट आ गई, फिर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे 68 है मान लो, तो 68 रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ गए। अब ये जो 68 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सारे क्या बनेंगे? MLA, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। ठीक है। अब जौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसके मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो MLAs होंगे वो आधी से ज़्यादा सीटों पे आ जाएंगे, मतलब आधी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जिस पार्टी के MLA आ जाएंगे वो मेजोरिटी में हो जाएगी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो अब स्टेट में मान लो 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक स्टेट में, 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो फिर उसमें से अगर मान लो बीजेपी की या फिर कांग्रेस की या किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की 25 से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, 25 से ज़्यादा MLA बन जाते हैं एक ही पार्टी के, 26 बन जाते हैं मान लो, तो क्या होएगा कि वो जो 26 सीटें जिस पार्टी को मिली है वो मेजोरिटी में आ जाएंगी। इसे कहते हैं मेजोरिटी। और जो बाकी की सारी पार्टीज़ हैं, जितने भी सारे MLAs हैं, वो सारे क्या आ जाएंगे? ओपोजिशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ओपोजिशन में आ जाएंगे। एक मेजोरिटी होगी जिसकी सरकार बनेगी और एक ओपोजिशन होगी जिसकी सरकार नहीं बनेगी। वो बाद में उसको सरकार के जो कायदे कानून होंगे उसको अपोज करेगी, मतलब उसको ठीक करने के लिए काम करेगी। ठीक है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो MLAs बनते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है, इसका आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जब इलेक्शंस हो जाते हैं MLAs के, फिर उसके बाद क्या करते हैं MLAs? रूलिंग पार्टी के जो MLA होते हैं, अब मान लो 50 में से 26 MLA बीजेपी के आ गए, ठीक है, या कांग्रेस के लगा के अभी चलते हैं हम। तो बीजेपी कांग्रेस के 26 MLA आगे चुन गए, सरकार बन गई कांग्रेस की। तो अब 26 में से कोई एक लीडर तो चाहिए उनको जो 26 को लीड करे आगे। तो 26 में क्या होगा? वो आपस में मतलब वोटिंग के हिसाब से या फिर ऐसे डिस्कशन डिसीजन करके वो क्या करेंगे? एक बंदे को लीडर बना देंगे
और फिर उसके बाद वो पूरी पार्टी को लीड करेगा, वो पार्टी का लीडर बन जाएगा और उसे क्या कहेंगे, चीफ मिनिस्टर। क्या कहेंगे, चीफ मिनिस्टर। अब क्या इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। पहले इंडिया है, उसमें स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक एमएलए आएगा। जिस पार्टी की मेजोरिटी आ जाएगी, मतलब ज़्यादा एमएलए होंगे, उसको मेजोरिटी में आ जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। उस सरकार में से जितने भी एमएलए हैं वो एक बंदा चुनेंगे जिसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। सिर्फ अब तक ये बात हुई है। फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होंगे और जो बाकी एमएलए होंगे, मिनिस्टर होंगे जो बाकी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को चलाने का काम करेंगे। उनके अलग अलग ऑफिसेज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को बताया गया कि भी क्या होती है ये देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जहाँ पर रूलिंग पार्टी के मेंबर, जैसे कि हमने कांग्रेस लिए, कांग्रेस के भी मेंबर आएंगे, बीजेपी के भी मेंबर्स आएंगे, आरजेडी के भी आएंगे, जितनी भी पार्टियाँ हैं, मतलब मेजोरिटी के भी अपोजिशन के भी, सारे आ जाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, डिस्कशन होएगी पूरी, जैसे बिल आएंगे, पास होएंगे, ठीक है ना। मतलब कायदे कानून लाने के लिए वहाँ पे डिस्कशन जो होएगी वो जहाँ जिस जगह पे होएगी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। Hence some MLAs have dual responsibilities, one as MLA and other as a minister. तो क्या होता है कि 26 MLA हैं, उसमें से मान लो 10 MLA, एक को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर भी है और MLA भी है। एक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एक को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो वो जो मिनिस्टर भी बनते जा रहे हैं और MLA तो है ही है, वो साथ ही साथ उनको मिनिस्ट्री की भी वो जो है ड्यूटी निभानी पड़ रही है। उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये डिबेट दी हुई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की। Afreen Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. तो देखिए, इस एक असेंबली की बात हो रही है, उसमें एक डिबेट चल रही थी। तो ये डिबेट की पूरी एक दिखाई गई है कि डिबेट में क्या क्या किसने बोला है, ठीक है ना, क्या क्या हुआ। तो हम भी इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला एमएलए 1 क्या बोलता है, बड़े सारे एमएलए होंगे उसमें तो, क्योंकि अब पहला एमएलए क्या बोलेगा, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गाँव। वो कह रहा है मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गाँव, उसमें पिछले 3 हफ्तों में 15 डेथ हुई हैं डायरिया की वजह से। 15 लोग मर चुके हैं डायरिया की वजह से। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल भी डायरिया की सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है। और ये मतलब टेक्नोलॉजी कहती है भी बढ़ गई, एक बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई हेल्थ मिनिस्टर से मैं ये कहना चाहूँगा, और मतलब जो मिनिस्टर की जो अटेंशन है उसको खींचना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस प्रॉब्लम की ओर, कि भाई इसको डायरिया की सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो एमएलए टू जो है, दूसरा एमएलए जो है, वो क्या कहता है, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। अब हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही अच्छी हालत में होते हैं। तो ऐसा क्यों है, एमएलए 2 पूछता है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये इतनी ज़्यादा मतलब बुरी हालत में क्यों है, कि गवर्नमेंट अच्छे डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है ना। और वो क्या पूछ रहा है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भी गवर्नमेंट कैसे इन सिचुएशंस को डील करने के लिए प्लानिंग करती है। तो जैसे डायरिया हो गया और भी कोई एपिडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, तो उनको संभालने के लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई व्यवस्था नहीं होएगी तो कैसे चलेगा। वो पूछ रहा है कि गवर्नमेंट से सवाल उठा रहा है, ऑपोजिशन का है ये। एमएलए 3 क्या बोलता है कि भाई मेरी टोल पट्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है ना। फिर एमएलए 4 की बात हो रही है कि अब एमएलए 4 क्या कह रहा है, वो अब पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का है। वो कहता है भी मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, ये जो मेरे कलीग्स हैं ना, जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे साथ काम करने वाले एमएलए हैं, ये सारे ये
प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, एग्जैजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ओआरएस के पैकेट भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वाटर के टैंकर्स की सर्विस पूरी दी जा रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, जितना वो कर सकते हैं, मतलब जितना भी पॉसिबल काम है वो कर रही है, ठीक है ना। MLA 5 क्या कहता है? MLA 5 कहता है भी हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुअर फैसिलिटीज़ हैं कि, लेकिन वहाँ बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। एक दूसरे हॉस्पिटल की बात बता रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर बहुत लंबी छुट्टी के लिए गया हुआ है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है, मतलब बेकार से बहुत बेकार होती जा रही है। तो हम कैसे ये मतलब ये बता सकते हो आपकी भी ओआरएस पैकेट सारी फैमिलीज़ को मिल रहा है, जब आपकी इतनी घटिया व्यवस्था है भी, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, मेडिकल स्टाफ ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ओआरएस पैकेट हर एक फैमिली तक पहुंच रहे हैं? नहीं कह सकते आप। MLA 6, अब MLA 6 क्या कहते हैं? ऑपोजिशन के जो मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए मतलब मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पुरानी गवर्नमेंट है वो उन्हीं पे धावा बोल रहे हैं कि भी जो पहले हमारे से गवर्नमेंट थी उसने भी कोई सैनिटेशन पे इतनी अटेंशन नहीं दी थी, ठीक है ना। तो हमने फिर भी गार्बेज को क्लियर करने की जो है वो बहुत ज़्यादा पहल की है, और स्वच्छ भारत मिशन भी हमने तो चला दिया है जैसे ही कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हमने पढ़ा भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, MLA क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर्स क्या है, एक डिबेट भी देख ली। अब चलते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पे, ठीक है ना, कि काम कैसे करती है गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्लेस है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई वहाँ पे खाली ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है ना, और एक्शन को डिमांड भी किया जाता है वहाँ पे। तो न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हो, टीवी चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल्स देखते हो, या अदर ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी जो है वो मतलब गवर्नमेंट के बारे में बहुत बात करती रहती हैं। एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं जिसके मतलब जिसके माध्यम से लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे एक वे को हम देखते हैं, ऐसे एक तरीकों को हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए असेंबली के बाद क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद सारे जो मेन मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर एक जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के वाले पब्लिशर्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर मिनिस्टर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं, ठीक है। रिपोर्टर्स जो होते हैं वो जनता के सवालों को उनके सामने रखते हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने, हेल्थ मिनिस्टर के सामने, और उनसे पूछा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो लिखा है बुक में, लेकिन जो मीडिया है वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है आजकल। तो ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में ऐसी बातें आप लिखेंगे तो फिर आपको जो है मार्क्स कट जाएंगे। आपको बुक जितना बता रही है उतना ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर ये दिमाग में बातें आएंगी तो फिर आपका आंसर में भी वही लिख के आएंगे, ठीक है ना। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है असलियत में, जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसी बात स्टोरी चला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या क्या करता है, वो सारे सवालों के जवाब देता है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये लोग ही होते हैं जो अपने में से ही चुन के लोगों को आगे खड़ा कर देते हैं। अब ये वाली बात जो है ना रिप्रेजेंटेटिव वाली, कि ये कहाँ से शुरू हुई। पहली बात तो यही समझने वाली है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना सारा जो हमने पढ़ा कि MLA बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, लोग हैं अपने आप डिसीजन कर लेंगे, इतने सारे हैं तो सही बुद्धिजीवी हमारे देश में। तो ये बात तब शुरू हुई जब हमारी देश की पॉपुलेशन की बात है। हमारी देश की पॉपुलेशन है करीब करीब 135 करोड़। अब मान लो एक डिसीजन लेना होगा कि भाई
पानी साफ़ होना चाहिए, हर घर में पानी साफ़ आना चाहिए। अब इसको कैसे किया जाए? इसमें क्या दिक्कत आएगी? मान लो कोई ऐसे मिनिस्टर नहीं है, कोई हमारा लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, हम सारे लोग ही हैं सिर्फ। तो क्या होगा कि अब सारे लोग परेशान हो जाएंगे। एक तो नंबर वन, टाइम नहीं है किसी के पास, 135 करोड़ लोगों के पास ये सारे के सारे इकट्ठे हुए। दूसरी बात, हमारे पास जगह नहीं है इकट्ठे करने के लिए इनको, ठीक है ना। पहले इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है सॉरी। तो रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है और हमको मीटिंग करवाएंगे उनकी, ठीक है। तीसरी बात, लोगों की नॉलेज नहीं है इतनी, ठीक है ना। उनको मतलब पता ही नहीं है कि कैसे भाई पानी साफ, उनको ये तो पता नहीं भाई रात की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आके ये क्या बताएंगे पानी साफ करो, ठीक है ना। ये 3 प्रॉब्लम थी। आगे चौथी प्रॉब्लम क्या है? अभी इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब सबको आप कहोगे भी, अपनी सोसाइटी में ही देख लो, मान लो अगर आप मोहल्ले में जाके कह दो भी मेरे को ये चाहिए, आप सारे आओ इकट्ठे करो, मेरे को मीटिंग करवानी है, मुश्किल से 10-12 लोग आएंगे। मतलब अगर वहाँ पे 40 लोग भी रहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंसेप्ट है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरी उसमें से 135 करोड़ में से हमने क्या किया कि 1350 कर दिए, या फिर हमने 135 लोगों को खड़ा कर दिया, हर 1 करोड़ को एक रिप्रेजेंट करने वाला हमने खड़ा कर दिया कि भाई जा भाई, अब तू हमारी, मैं मतलब 1 करोड़ में से मैं तेरे को खड़ा कर देते हम तेरे को भी, हमारे 1 करोड़ के बिहाफ पे तू हमारा डिसीजन ले ले, ठीक है ना, हमारे हक में लियो, बस ये बात है। फिर ये एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक स्टोरी सी बताई हुई है बस। ये हमारा चैप्टर था छोटा सा, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, ये ग्लॉसरी है। इसमें कुछ ना समझ आए तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं अगले चैप्टर में बता दूँगा, ठीक है ना। ये आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चिंता ना करें, हंसें। एक मैं आपको थॉट बताना चाहूँगा, चार्ली चैपलिन ने कहा था, जिस दिन आप हंसे नहीं तो वो दिन आपने वेस्ट कर दिया। तो ज़रूर एक बार अपने दिन में हंसें, खिलखिला कर हंसें, दूसरों को भी हंसाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब जाओ नीचे, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, साथ में घंटी बनी हुई आएगी उसको दबा दो, टन से करके बजा दो, और जैसे ही वो घंटी बजे मतलब नोटिफिकेशन आए तो मेरी वीडियो ज़रूर देखो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।